STHP 2025 के अंदर जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनको हम यहाँ पे जो है वो सोल्व करने वाले हैं। ये जो बुकलेट से मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने सारे जो है वो हल करवाए हुए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पास पेपर साफ असखर IBA के नाम से कुछ देख लेना। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन हैं अब इस अपडेट के बाद वो हैं टोटल 425, जिसमें से 398 में करवा चुका हूँ और 399 से, जो कि बेसिकली पिछले साल जो STHP हुआ था 2025 का, उसके क्वेश्चन से उनको हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये टोटल 425 तक जाएंगे। इसको करवाने का मकसद यही है कि बस आपको मैं आइडिया दे सकूं कि टेस्ट जो है ना वो वहीं से आ रहा है जहाँ से आप पढ़ रहे हो। कभी कभी हमें डाउट होता है ना कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा भी या नहीं, और इस चक्कर में हम पढ़ते ही नहीं हैं, या वो एक हमारे पास है ना माइंड में कि जो हम पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आता। वो कुछ हद तक सही भी है वैसे। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हैं ये मैंने जो है वो स्टूडेंट से ही लिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है IBS अखर का पेपर आउट नहीं होता। तो जब स्टूडेंट्स वापस आते हैं अपना फीडबैक देते हैं, डिस्कस करते हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस पिक किए हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी नज़र आएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जो मामला है देख लो, अगर पसंद आता है वीडियो तो कर लेना, वरना आपकी मर्ज़ी है। शुरू करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 399 है, जिसमें लिखा है इफ़ x इज प्राइम देन रूट x क्या होगा। आपके सामने इस तरह लिखा है कि भाई लेट सपोज हमारे पास कोई एक रूट वाला नंबर है। ये रूट कौन सा है? स्क्वायर रूट है। और उसके अंदर हम जो है वो कोई एक प्राइम नंबर रख दें तो इसका जवाब क्या होगा। आप ऑप्शंस भी पढ़ सकते हो, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इंटीजर होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बेसिकली आपके पास जो है ना वो एक नंबर ही आएगा, तो हमें बताना है वो नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा। तो ये बहुत फेमस है, सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई जब भी किसी स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो वो हमेशा इरेशनल होता है। और अगर आप देखो कोई भी जो है वो प्राइम उठा लो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। तो आप इसके अंदर जो है वो कोई प्राइम जो है वो लेट्स सपोज 2 रख दो, 3 रख दो, 7 रख दो, या जो है वो 17 रख दो। ये सारे प्राइम्स रखे हैं ना मैंने, तो आप सब देख सकते हो ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है आप जो है वो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर रखोगे उसका रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा कि वो नंबर इरेशनल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 400 में कहा जा रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12.5 मीटर एंड विड्थ इज 8.5 मीटर। तो भाई हमारे पास कोई भी एक जो है वो रेक्टेंगल है, हम वो बना देते हैं। ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है 12.5 है, और जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है 8.5 है। हालांकि साइज़ के हिसाब से मैंने गलत बनाया, लेकिन आप मान लेना। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है कि भाई आपके पास ये जो शेप है उसकी जो बाउंड्रीज हैं आप उसका जो ना वो टोटल डिस्टेंस निकालते हो, टोटल लेंथ निकालते हो। तो यहाँ पे 2 लेंथ हैं, फार्मूला हम यहीं पे बना लेते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या बनेगा, 2 लेंथ है टोटल तो 2L हो जाएगा, प्लस करना है वैसे भी हमें सभी को, और 2 जो वो विड्थ हैं तो 2W। तो देखो फार्मूला हमने फिगर से ही बना दिया। अब बस आपने जो वो डेटा रखनी है। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 12.5 प्लस विड्थ हमारे पास कितनी है 8.5। तो भाई आप यहाँ पे आप निकाल सकते हो। 2 को 12.5 से करोगे तो कितना होगा 25, प्लस 2 को 8.5 से करोगे तो कितना होगा 17, और यहाँ पे 25 प्लस 17 करोगे तो कितना होगा 42 मीटर। अब ये पेरीमीटर भी खुद एक लेंथ ही है ना, तो ये जो लेंथ है वो हमें जो है वो मीटर में मिली हुई है, तो रिजल्ट भी मीटर में आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा A 400 में, और यहाँ पे 399 में आपके लिए था B। क्वेश्चन नंबर 401 है व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो भाई एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो हम किसी भी नंबर में ऐड करवाएं तो उस नंबर पे कोई असर ना पड़े। तो भाई वो हमारे पास 0 है, आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करवाओगे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी रियल नंबर हो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0 होती है। तो 401 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा A हो जाएगा। कभी कभी जो है ना वो आपसे स्पेसिफिक नंबर्स की भी पूछ लेते हैं, तो बात एक ही है। लेट सपोज मैं आपको बोल दूं 2 की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो इसकी भी 0 ही होगी भाई, क्योंकि ये रियल नंबर है ना, और अभी तो हमने पढ़ा कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पूछी जा सकती है। तो भाई कोई भी रियल नंबर हो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, और उसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाओगे तो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वो 1 ही है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। और वो भी आप इनसे रिलेटेड देख लेना कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल भी आप बोलते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को,
या लेट सपोज आप जो वो 0 और 1 से रिलेटेड कुछ पढ़ लेना, ये लाजमी देख लेना, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे पाए का जो है वो एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। या मैं आपको बोल दूं कि जी 44xyz का मुझे जो है वो रेसिप्रोकल बताओ या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब आप देख लो, थ्योरी लेक्चर नहीं है कि हम जो वो डिटेल में चलें एक एक चीज़ के साथ, MCQs के रिलेटेड जो भी मुझे जहन में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 402 में क्या है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज 5000 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। अब देखो आपको जो है वो वॉल्यूम निकालना है, लेकिन मीटर में निकालना है, जबकि आपके पास लेंथ जो है ना वो सेंटीमीटर में है। तो आपने पहले जो है ना वो यूनिट भी कन्वर्ट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था टॉपिक्स के अंदर कि यूनिट कन्वर्शन आपने पढ़नी है। तो देखो भाई 1 मीटर के अंदर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हमें जो है वो जो लेंथ मिली है 5000 सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो याद रखो जब आप जो है वो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हो तो आप नंबर मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन जब आप छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाते हो तो आप जो है वो नंबर डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे हमें जो है वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। छोटे से हम बड़े जो है वो यूनिट में जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिवाइड करोगे इसको 100 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आपस में कैंसिल 50 मीटर, ये दोनों बराबर होंगे, बस देखो यूनिट का फ़र्क है। और अगर आप जो है वो मीटर से वापस सेंटीमीटर में आना चाहोगे तो बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देखना यही नंबर आएगा। अब आपको जो है वो वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, कि जो लेंथ आपको मिली हुई है बस उसका क्यूब कर लेना है। तो बस आप 50 मीटर का क्यूब कर लो, तो रिजल्ट क्या आएगा 125, और 3 दफ़ा 0 भी आएगा, और यहाँ पे यूनिट क्या लगाओगे, मीटर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C 402 में। 403 के ऊपर आते हैं, बहुत इजी है, यहाँ पे हो जाएगा। ट्रांसलेशन आपने यूज़ करनी है। व्हाट इज़ 10% ऑफ 20% ऑफ 60, तो आपको इस तरह मिला है 10% ऑफ 20% ऑफ 60, सही है। तो भाई 10% का मतलब क्या है, 10 अपान में 100, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 20% का मतलब क्या है, 20 अपान में 100, ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई 60 अपनी जगह पे। सिंप्लीफाई करो भाई, फ्रैक्शंस तो आते होंगे ना। ये 0 इसके साथ हम कैंसिल कर देते हैं, और ये वाला 0 हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, ये वाला 0 हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। कोई टेबल लग रही है, बिल्कुल लग रही है। 2 1 द 2 और 5 2 द 10 हो रहा है। तो जहाँ पे जवाब क्या आ रहा है, 6 अपान में 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपके पास डेसिमल में वैल्यूज है। आप 6 को जो है वो 5 से डिवाइड करोगे तो भाई कितना आंसर आएगा, 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 1.2 लिख सकते हो। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, C, ठीक है, 403 में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 404, जिसमें क्या लिखा है देख लेते हैं पहले। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी या बोथ। अब यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो होती है, आपने देखी होगी कि लेट सपोज अगर A जो है वो B के बराबर है एंड B जो है वो C के बराबर है, तो ये लाजमी आप देखोगे कि भाई A जो है ना वो C के बराबर होगा। मतलब अगर पहला नंबर दूसरे के बराबर है और दूसरा जो है वो तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब है पहला नंबर जो है वो तीसरे के बराबर है। तो ये आपको इक्वालिटी में भी दिखती है और आपको इनइक्वालिटी में भी दिखती है ना, कि लेट सपोज अगर A जो है वो B से बड़ा है एंड B जो है वो C से बड़ा है, तो आप लाजमी देखोगे A जो है वो C से बड़ा होगा। या इसी तरह आप लेस देन के केस में भी देख सकते हो कि लेट सपोज एक नंबर जो है वो दूसरे से छोटा है एंड दूसरा जो है वो तीसरे से छोटा है, तो इसका मतलब है पहला नंबर तीसरे से भी छोटा होगा। ये आप वो देख लेना ग्रैंडफादर फादर सन करके, कि भाई ग्रैंडफादर जो है वो आपके फादर से बड़े हैं, आपके फादर आपसे बड़े हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके ग्रैंडफादर आपसे भी बड़े हैं, सही है। तो ये आपको दोनों में दिखती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास B हो जाएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने देख ली, करेक्ट ऑप्शन B। 405 के ऊपर आ जाओ, जो कि अगेन इजी है। देयर आर डैश वेज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई 3 मेथड्स होते हैं, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो जो पढ़ते हो ना आप, -b प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर वगैरह, एक होता है फार्मूले के थ्रू आप करते हो। दूसरा होता है वो मिडिल टर्म जो आप फैक्टर्स निकालते हो, और तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। वो शायद बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, लेकिन वो होता है। उसके बाद हमारे पास 406 है, जिसमें आपको कहा जा रहा है व्हाट इज 60% ऑफ 80% ऑफ 250। यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है, बस सॉल्व करना है जैसे हमने पहले भी किया इस तरह का।
तो 60% का मतलब 60/100 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह 80/100 80% की जगह और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 250 अपनी जगह पे। तो सॉल्व करो, ये 0 इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये 0 आप इसके साथ निकाल लो। और यहाँ पे कोई टेबल लग रही है, आप 5 की लगा सकते हो, 2 5 द 10 और 5 5 द 25। आप मजीद लगा सकते हो 2 1 द 2 और यहाँ पे आप यहाँ पे लगा दो 4 2 द 8। तो अब कितना होगा 4 5 द 20, 20 को 6 से करोगे तो 120, 6 20 कितना होता है 120 होता है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 120। करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल मौजूद है सी के अंदर, तो 406 में भी सी होगा। अब आ जाते हैं 407 के ऊपर, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है इन एक्सप्रेशन 1 + x + xz व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन है 1 + x + xz और आपसे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट क्या होगा x का। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी आपके पास वेरिएबल के साथ नंबर लगी होती है वो आपका कोएफिशिएंट होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो उसने जस्ट x लिखा है, जबकि यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स है ना x वाले वो दो हैं, एक ये है और एक ये है। अगर आप सिर्फ इसका कोएफिशिएंट देखोगे तो वो तो 1 है, यहाँ पे 1 जो है वो कंसीडर किया जाता है। और अगर आप इसका देखोगे तो अब हमें यहाँ पे पता नहीं है कि ये वेरिएबल होगा ZB या जो है वो ये कोएफिशिएंट जो है वो कोई नंबर हो सकता है जिसको आप फिर x का कोएफिशिएंट बोल सकते हो। ठीक है, वैसे वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो ना तो आप यहाँ पे z को जो है वो x का कोएफिशिएंट ही कंसीडर करोगे। तो आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो x का कोएफिशिएंट, तो आप इसको ऐसे लिखो 1 प्लस यहाँ से आप x जो है वो कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपने x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा z। जबकि अब आप देख सकते हो कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 + z है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच होता है उसको आप कोएफिशिएंट कहते हो ना, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 + z है और ये आपके ऑप्शंस में भी मौजूद था, तो इसलिए आपको करेक्ट ऑप्शन यही लगाना पड़ेगा डी। अब आ जाओ 408 के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5। हमें जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है जब भी आपके पास इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा हो, तो आपके पास जो है वो दो हिस्से बनते हैं। एक दफ़ा आप इस चीज़ को पॉजिटिव के लिए लिखते हो और एक दफ़ा आप नेगेटिव के लिए लिखते हो। ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू नाम है, या जो इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं। तो इसको आप एज इट इज़ निकालो एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर, लेकिन पॉजिटिव के लिए और फिर एक दफ़ा नेगेटिव के लिए। तो ये आप नेगेटिव कर दो और इसको आप मजीद सिर्फ x के लिए सॉल्व करना चाहोगे तो दोनों साइड आप माइनस मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 5। इनइक्वालिटी जब आप जो है वो चेंज करते हो तब जब नेगेटिव सिंबल जो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। तो आपके पास ये दो सोल्यूशंस आ गए हैं। अगर आप इसको x एक्सिस पे ही देखो ना तो आपके पास ये क्या सोल्यूशन बन रहा है कि भाई ऐसे वैल्यूज़ जो 5 से छोटे हों और -5 से बड़े हों। तो लेट सपोज अगर -5 यहाँ पे आ रहा है, इसको आप 0 कंसीडर कर लो, और ये लेट सपोज 5 है, तो हमारे पास क्या क्या है वैल्यूज़ हैं -5 से बड़ी वाली, मतलब कि ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से लेके जिसमें -5 शामिल नहीं, इससे आगे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं। लेकिन उसने जो है वो मजीद रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो 5 से फिर छोटी होनी चाहिए और उसमें 5 भी शामिल नहीं है। तो 5 अगेन यहाँ पे आप ओपन डॉट बना दो अब इससे पीछे वाली। तो इसका मतलब है ये वो रीजन है आपका जो सोल्यूशन बन रहा है। तो इसको आप इनइक्वालिटी में लिख सकते हो, बिटवीन वाली कंडीशन में कैसे लिख सकते हो, -5 इस तरह कुछ। तो आप इसको पढ़ोगे कैसे, x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सोल्यूशन है वो -5 और 5 के दरमियान लाया कर रहा है। ये कैसे सॉल्व होती है ये आपको सीखना पड़ेगा, टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 408 सोल्यूशन है। अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन किस में लिखा है, सी के अंदर। अब आते हैं 409 के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 2 = 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगेन वही वाला सवाल है, बस यहाँ पे अब इक्वालिटी आ रही है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह और हमें जो है वो x निकालनी है। अगेन एक दफ़ा आप इसको पॉजिटिव में रखोगे और एक दफ़ा नेगेटिव में। तो इसको एज इट इज़ रखो पहले, x - 2 = 5, और दूसरा रीजन कैसे बनाओगे, इस पूरी चीज़ को नेगेटिव में रखना है। तो ये मैं फिलहाल ऐसे रख देता हूँ। अब आपने यहाँ पे जो है ना वो इसको सोल्व करके सोल्यूशंस निकालने। तो ये तो बड़ा आसान है, क्या आएगा, x = 5 + 2 x = 7, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करवा दो, -x प्लस का 2 = 5। अब ये क्या हो जाएगा, -x = 5 - 2, ये हो जाएगा -x = 3, और जब आप ये एक दूसरे को जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा x = -3। अब आपके पास दो सोल्यूशंस आए हैं। याद रखो जब भी आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करो ना जिसमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है, आप लाजमी वेरीफाई किया करो कि जो आपके पास सोल्यूशन आए वो जो है वो वाकई में इसका सोल्यूशन है भी या नहीं। आप उसको वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करते हैं,
जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करके देखो, दोनों साइड बराबर आ रही तो सही है, अगर नहीं आ रही तो फिर उसको आप सोल्यूशन में कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो 7 अगर आप यहाँ पे रखो तो 7 - 2 5 होता है, 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होता है, तो ये तो वैलिड है। -3 रखो, -3 और -2 कितना होता है, -5 -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, तो ठीक है, दोनों सोल्यूशन जो है इसके लिए ओके हैं। तो अगर आप इसका सोल्यूशन सेट रखोगे तो वो क्या होगा, -3 और 7 दोनों, और ऑप्शन भी आपके पास ऐसा मौजूद है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, -3 और 7 ऑप्शन सी में है। कभी कभी क्या होता है आपके पास किसी इक्वेशन के 2 रूट्स आ रहे होते हैं, 2 सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं और ऑप्शन में एक ही मौजूद है, तो वही वाला आप सही काउंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 410, जिसमें लिखा है इफ f of x is equal to x square minus 2 and g of x is equal to x square minus 1 then what is the value of g of f of 2। बड़ा ही आसान है, आपके पास 2 फंक्शंस हैं, f of x हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 2 और हमारे पास दूसरा फंक्शन है g of x जिसमें लिखा है x स्क्वायर माइनस 1। तो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है g of f of 2 की। सबसे पहले देखें ये क्या लिखा है f of 2, मतलब कि यही चीज है, बस x की जगह आपको 2 नजर आ रहा है, मतलब कि ये वाली चीज को आपको जो है वो इस तरह दे दिया है f of 2। तो आपने बेसिकली क्या किया है, x की जगह जस्ट 2 रख दिया है, तो आपने क्या करना है उस फंक्शन में x की जगह 2 रख देना है, तो आप रख दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, जब आप इसको सोल्व करोगे 2 to the 4 4 - 2, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 2। इसका मतलब है f of 2 की वैल्यू क्या है 2। अब ये क्या कर रहा है, g फंक्शन के अंदर f of 2 रख रहा है, मतलब कि इसकी वैल्यू रख रहा है, तो ये पूरी चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब f of 2 की वैल्यू क्या है 2, g of 2 बन गया अब आपके लिए। ये चीज किसके बराबर है, इसके। अब इसमें आप देखो क्या आपको नजर आ रहा है कि जो g वाला फंक्शन है उसमें जहां पे x आ रहा है वहां पे यहाँ पे 2 आ गया, तो बस आप अगेन उसके अंदर फिर x की जगह 2 रख दो। ये मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक जो है वो अलजबरा में नहीं आता या जो वो फर्स्ट ईयर इंटर का टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप जो वो आसानी से उसमें भी पढ़ते हो। वो जो हम वैल्यू निकालते हैं ना पॉलिनोमियल्स की या किसी और एक्सप्रेशन की, उसमें भी आप कर रहे होते हो ऐसे ही। तो अब आपने इसमें ये 2 पुट कर देना है, अगेन ये क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 to the 4 4 में से 1 गया 3। तो अब आपके पास जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो क्या है, g of f of 2 का जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास 3 आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन भी मौजूद है ए, सही है। 411 को भी यहीं पे देख लो, आसान सा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है इफ 8 men कैन डू अ वर्क इन 12 days देन हाउ मेनी men विल डू द सेम वर्क इन 6 days। भाई 8 बंदे जो है ना वो एक काम 12 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि वही सेम काम कितने लोग 6 दिनों में करेंगे। तो हमें मेन फाइंड करने हैं जो कि डेज गिवन है 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्क भी निकाल सकते हो, कैसे, आप इस 8 को जो है वो डेज के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना बनेगा भाई, आपके पास बन रहा है 8 12 का कितना होता है 96। अब आप 96 को जो है वो 6 दिनों के साथ डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने बंदे लगेंगे। अब आप टेबल लगाओ, 6 1 6 6 1 6 3 वहाँ पे जाएगा 6 6 16, तो 16 आपको जो है वो बंदे चाहिए होंगे अगर आपको सेम काम जो है वो कंप्लीट करना है 6 दिनों के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे बहुत सारे IBA के मैनुअल वगैरह में या एप्टीट्यूड कारवान सीरीज़ के बुक में। ये था आपका 411। अब हम जो है वो आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ 412 के ऊपर जिसमें लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन फॉर x व्हेन x + 8 इज लेस देन 12। ये तो बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटी है, x + 8 इज लेस देन 12 को आप कैसे सॉल्व करोगे। बेसिकली मुझे जस्ट यहाँ पे जो वो x चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड माइनस का 8 जो है ना वो ऐड करवा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x + 8 - 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 - 8। तो ये तो इसके साथ देखो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x इज लेस देन 12 - 8 कितना होता है 4 होता है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, x इज लेस देन 4, जो कि हमारे पास क्या है D। आ जाते हैं 413 के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x = 9। ये अगेन उसी तरह का है, जब भी आपके पास इक्वालिटी के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए या इवन इनइक्वालिटी के अंदर आ जाए, तो आपको पता है आप जो है इसके 2 पोर्शंस बनाते हो, एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए रखोगे और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए। तो इसको पॉजिटिव के लिए रखो 3x = 9 हो जाएगा, और इसी को अब आप नेगेटिव के लिए रखोगे तो ये हो जाएगा -3x = 9। अब आप x की वैल्यू निकालो,
तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3 और यहाँ से आप जो है वो x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए। अगेन मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर आप इक्वेशन सोल्व कर रहे हो तो आप कोशिश करो जो सॉल्यूशंस आए पहले पुट करके देखो वो वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं। तो 3 रखो x की जगह, 3 3 9, 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9 ओके है। -3 रखो, -3 को 3 से करोगे माइनस का 9 और माइनस के 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9 होता है। तो ठीक है, दोनों जो है वो सॉल्यूशंस वैलिड हैं और ऑप्शन में दोनों का ऑप्शन मौजूद है, तो इसका मतलब है यहाँ पे +-3 दोनों आप कंसीडर कर सकते हो। कभी कभी इस तरह देते हैं या जो वो इस तरह लिखा होगा सोल्यूशन जैसे अभी ऑप्शंस में लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। उसके बाद है 414 जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल व्हेन वी हैव रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्किल है जिसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, 4 नहीं 14। आपको बताना है कि भाई इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है और आपको रेडियस उसने ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 14 है। सही है, तो अब आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऑप्शंस कोई देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। 2 14 द 28, 28 को 3.14 से करोगे तो ये आएगा 87 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ऑप्शंस के हिसाब से। इसके करीब सबसे ज़्यादा क्या है 88 सेंटीमीटर है, तो आप इसको लिख दो अप्रोक्सीमेटली 88 सेंटीमीटर। 87 पॉइंट समथिंग आएगा, आप राउंड ऑफ करोगे तो 88 आ जाएगा। अब आते हैं 415 के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट 1 और 2। तो आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसके ऊपर जो है वो हम कितने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी कि मैं आपको बताऊं। तो सिंपल मैं आपको बस एक फार्मूला बता देता हूं कि भाई अगर आपसे जो है वो कोई भी सेट गिवन हो और पूछा जाए कि भाई इसके ऊपर कितने बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो डिफाइन हम कर सकते हैं, तो ये वाला फार्मूला लगा दो n⁻n²। और n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जिस भी सेट के ऊपर आप ये निकाल रहे हो। तो ये हमारे पास सेट है जिसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो 2⁻², तो ये हो जाएगा 2⁻4, 2⁻4 बराबर होता है 16 के। तो आप यहाँ पे जो है वो 16 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आया हुआ था भाई, देखो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 416 के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी हैव। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, हमसे पूछा जा रहा है भाई इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। यूनिक सॉल्यूशन मींस एक ही सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं या कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो हमें ये देखना है। तो भाई ये टॉपिक होता है कंडीशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप पढ़ लेना, वहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस मिल जाती हैं जिसके बेस पे आपको पता चलता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ जो है वो इक्वेशंस पहले लिख देता हूँ, आप देख लो। x - 2y = 9 ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और दूसरी हमारे पास है -4x + 8y = -18। तो भाई आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हर टर्म के रेशोज निकालने हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को जो है ना वो इस फॉर्म में लिखो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये फॉर्म में, ax + by + c = 0। मतलब कि पहले x वाली टर्म, फिर y वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इनको लिख देते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, x - 2y - 9 = 0। और इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या होगा, -4x + 8y, इसको यहाँ पे लेके आओ तो प्लस का 18 = 0। अब आप क्या करो, यहाँ पे जो है ना वो हर एक टर्म के रेशोज निकालो, मतलब कि x वाले आपस में रेशो निकालो, y वाली टर्म का आपस में रेशो निकालो, और कांस्टेंट का आपस में रेशो निकालो। ठीक है, तो आप इसका रेशो निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, x/में -4x, और इसका आप आपस में निकालो तो ये हो जाएगा -2y/में 8y, और इनका आपस में निकालो -9/में 18। अब आप इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, तो भाई x तो x के साथ खत्म हो रहा है, और y के साथ खत्म हो रहा है। टेबल भी लग रहा है 2 1 2 और 4 2 8। बाकी यहाँ पे भी आप टेबल लगा सकते हो, बेशक आपकी मर्जी है। सही है, तो अब आपने जो है वो इसको दोबारा से लिख देना है ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो ये हमारे पास बच रहा है -1/4, ये बच रहा है -1/4, और ये बच रहा है -1/2। तो जब भी आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो और उसमें आप ये वाला काम कर लो, तो अब आपने यहाँ पे देखना है, अगर ये x और y वाली टर्म्स का रेशियो बराबर है एंड कांस्टेंट के रेशियो के साथ बराबर नहीं है, ये दोनों आपने चेक करना है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें जो है वो आपके पास x और y वाली टर्म्स का जो रेशियो है वो बराबर है, लेकिन उनके कांस्टेंट के रेशियोज के बराबर ये नहीं है,
तो आप कहोगे कि भाई इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इनको ड्रॉ करोगे ना पैरेलल लाइंस बनेंगी, ये पैरेलल लाइन कंडीशन होती है। मैं इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ ना ऐसे होगा, A1 अपान में A2 बराबर आना चाहिए B1 अपान B2 के, और ये बराबर नहीं आना चाहिए C1 अपान C2 के। तो A1 क्या है यहाँ पे पहली इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है, B1 क्या है जो पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और ये C1 क्या है जो पहली इक्वेशन में कांस्टेंट है। फिर इसी तरह A2 क्या होगा दूसरी इक्वेशन के x वाले जो है वो कोएफिशिएंट का इस तरह। तो अगर आपके पास जो है वो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, अगर आप उनके जो है वो x वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स का रेशो निकालो, वो दोनों बराबर आए, और उनके कांस्टेंट्स का रेशो निकालो वो बराबर ना आए, तो ये पैरेलल लाइन कंडीशन होती है। और जब आपके पास पैरेलल लाइंस बन रही हो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नो सोल्यूशन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी है यहाँ पे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना ये सब करने का, ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा कर दिया, तो आप इक्वेशन को देख के भी समझ सकते हो। अगर x और y वाली टर्म्स जो है वो सेम है ना और कांस्टेंट डिफरेंट है, तो आप कहोगे ये पैरेलल लाइंस बनेगी और इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब आप देखो x और y वाली टर्म सेम ही है, कभी कभी दिखने में डिफरेंट लगेगी। जैसे यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, -x - 2y इक्वल टू, बल्कि ये प्लस में x - 2y इक्वल टू 9, और दूसरी क्या है -4x + 8y इक्वल टू -18। अब देखो ये आपको दिखने में तो डिफरेंट लग रही हैं। अगर मैं इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? माइनस का 4 कॉमन, यहाँ पे बचेगा x + 2y, बल्कि x - 2y बचेगा क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन निकाला है, इक्वल टू -18। अब आप -4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जो है वो लेके जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, x - 2y इक्वल टू -18 अपान में -4। तो अब आप एक इक्वेशन ये आपको जो मिली हुई थी इसको देखो, और ये आपने सिंप्लीफाई की तो ये आके बनी। देखो दोनों का x और y वाला टर्म सेम है और कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। तो आप ऐसे देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन सा जो है वो सिस्टम है। अगर यहाँ पे आपको पहली दो टर्म्स x और y वाली सेम दिख जाए और उन दोनों के कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है, तो आपकी ये पैरेलल लाइन कंडीशन है, सोल्यूशन कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, और भी तरीके हैं इनको आइडेंटिफाई करने का, आपको बहुत सारे जो वो मेथड्स मिल जाएंगे। फिलहाल हम इक्वेशंस को देख के ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर मैं आपको जो है वो बता दूं कि भाई कब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, तो आपने क्या करना है कि भाई दोनों इक्वेशंस को देखना है कि भाई क्या सारी जो है वो इक्वेशंस दोनों सेम में आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो ठीक है। या अगर इस वाली फॉर्म में देखना है तो आपका यहाँ पे ये भी फिर बराबर आना चाहिए। मतलब आप x वाली टर्म्स का रेशो निकालो, y वाली टर्म्स का और उनके कांस्टेंट्स का, सारे रेशोज बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है वो ये माइनस का 18 ही हो जाए ना, तो फिर आप कहोगे ये दोनों सिस्टम जो है ना वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे, फिर इनको आप बोलते हो कोइंसिडेंट लाइन कंडीशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख भी दूं तो इसको आप कहोगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और अगर यही पूरी चीज लिखी हुई हो लेकिन यहाँ पे ये इक्वल ना हो C1 और C2, मतलब ये कांस्टेंट्स का रेशो, तो फिर आप कहते हो पैरेलल लाइन कंडीशन, बल्कि इसको आप बस ये लिख दो नो सॉल्यूशन। और अगर आपको जो वो ये देखना है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कुछ भी बराबर नहीं होगा, x वाले टर्म्स अलग होंगी, y वाली टर्म्स का रेशो अलग होगा, और ये जो हमारे पास है कांस्टेंट का रेशो अलग होगा। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 417 के ऊपर आते हैं, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + x अपान 1 - x वेयर x इक्वल टू -1। सिंपली x की जगह आपने -1 रख देना है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह है और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -1 है, तो -1 रख के बस हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे -1 रख दो और यहाँ पे भी -1 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 1 अपान में 1 माइनस प्लस का 1, तो ये हो रहा है भाई 0 अपान में 2। न्यूमरेटर अगर 0 हो जाए तो बस आपका आंसर ही 0 होता है। करेक्ट ऑप्शन ए। देखो भाई कितने आसान सवाल हैं। 418 के ऊपर आ जाओ। 418 में लिखा है जमाल रीड्स P पेजेस ईच डे इन अ 200 पेजेस बुक। आपके पास जो है ना वो एक बंदा है जिसका नाम क्या है, जमाल। वो जो है वो एक बुक पढ़ता है जिसके अंदर टोटल पेजेस जो है वो 200 हैं। ठीक है, डेली P पेजेस पढ़ता है, हमें नंबर नहीं पता, बस उसने P रख दिया है। विच एक्सप्रेशन इज यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द बुक। अब वो जो है वो कितने दिन लेगा उस बुक को पूरा पढ़ने में। अब आप इसको जो है ना वो नंबर के केस में फिलहाल ले सकते हो। लेट सपोज क्या गिरी है, लेट सपोज मैं आपको बोल दूं कि जी हमारे पास एक बुक है जिसके अंदर टोटल 200 पेजेस हैं, और आप बोल रहे हो कि जी मैं इसको जो है वो डेली बेसिस पे 10 पेजेस पढ़ूंगा। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कितने दिनों में ये जो है वो बुक पूरा कर लोगे, तो आप क्या करोगे, इस टोटल पेजेस को जो है वो डेली के पेजेस से डिवाइड कर लोगे ना, सिंपल, तो फिर आपके पास दिन आ जाएंगे। यही करना है। उसने जो है वो
जो डेली पेजेस पढ़ रहा है ना बस उसको P नाम दे दिया है, हमने उसको यहाँ पे 10 नाम दे दिया है। तो हम बस क्या कर रहे हैं, टोटल पेजेस को डिवाइड कर रहे हैं जितने वो डेली पढ़ रहा है। तो आपने भी यहाँ पे क्या करना है, टोटल यहाँ पे देखो बुक में कितने पेजेस हैं 200 और यहाँ पे कितने वो डेली बेसिस पे पढ़ रहा है P, तो बस आपने डिवाइड करना है 200 को P से। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी 200/P। तो यही हमसे पूछ रहा था कि आपको एक्सप्रेशन बनानी है और आप इसके आगे डेज लिख सकते हो, इतने आपको जो वो दिन लगेंगे। उसके बाद है 419 में क्या करना है, क्या हो गया है मुझे, 419 में है सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बस एक्सप्रेशन लिखी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिक अलजेब्रा है भाई, पता नहीं कौन से क्लास की है लेकिन बहुत बेसिक है। 12z + 5z। तो यहाँ पे दो किस्म की जो है ना वो आपको टर्म्स दिखेंगी, एक z² वाली और एक z वाली। तो z² वाली को z² वाली में ही ऐड करोगे, ये माइनस की है, ये प्लस का 22 है, तो टोटल कितना होगा 21z²। अब यहाँ पे देखो ये सारे ही z वाले हैं, हाँ, तो ये माइनस का 5z, ये प्लस का 5z, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बस माइनस का 12z, यही आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 21z² - 12z, ऑप्शन सी। ठीक है, और 418 का क्या था, 418 का ए होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं लेकिन ये भी लिख देना। अब आ जाते हैं 420 के ऊपर जिसमें लिखा है सबट्रैक्ट 3x² - 2 फ्रॉम 2x प्लस बल्कि -2। तो आपने क्या करना है 3x² - 2 को सबट्रैक्ट करना है किस में से, 2x - 2 में से। अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन में आप जो वो सिंबल चेंज करते हो ना, तो आपने जो वो देखना होता है कि किस में से क्या माइनस करना है। तो इसमें से ये वाली चीज़ माइनस करनी है, तो पहले ये रख देते हैं 2x - 2 माइनस करनी है ये वाली चीज़, तो इसको आप पहले ब्रैकेट में रख दो। तो अब क्या होगा 2x - 2 और ये मल्टीप्लाई करवा दो तो माइनस का 3x² और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब आप देखो माइनस का 2 और प्लस का 2 आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है 2x - 3x²। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए। उसके बाद है 421, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं 421 के ऊपर जिसमें लिखा है कन्वर्ट करो 0.757575 को फ्रैक्शन के अंदर। ये आपको पढ़ना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो भाई देखो 75 यहाँ पे जो है ना वो 2 डिजिट्स हैं, तो ये रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइटली। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर में 75 ही लिखोगे, जो आपके पास जो है वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अब आप डिनोमिनेटर कैसे बनाते हो कि भाई पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं ना उतनी दफा 9 लगाओ। अगर कोई ऐसा भी है जो कि रिपीट नहीं हो रहा तो फिर आप उसकी जगह जो है वो 0 भी रख रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ही डिजिट्स हैं, वही आपके पास रिपीट भी हो रहे हैं, तो बस आपने यहाँ पे 2 दफा 9 लगा देना है या पढ़ लेना टॉपिक। ठीक है, बहुत ईजी है। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई करो, या यही ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। 3 की टेबल लग सकती है, हाँ लग सकती है, 2 3 दा 6 और 5 3 दा 15 और यहाँ पे 33 टाइम्स 25/33 आपके पास ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन डी। 422 के ऊपर आते हैं जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन x = 3। आपके पास ऑप्शन हैं पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। सिंपली आपको अगर ग्राफ पता है ना x = 3 का, तो आप आसानी से बता सकते हो। आपको जो है ना वो एक इक्वेशन गिवन है x = 3, आपको कहा जा रहा है कि भाई ये जो है वो किस ऑप्शन को मैच कर रहा है। ठीक है, अभी ऐसे बोल रहा हूं मैं। अगर आप इसको ग्राफ को देखो तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह बनेगा। यहाँ पे लेट सपोज 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो याद रखो जब भी आपके पास इक्वेशन में सिर्फ x आ रहा हो ना तो आपके पास हमेशा वर्टिकल लाइन बनती है, और अगर इक्वेशन में सिर्फ y आ रहा हो तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास इस तरह की जो है वो इक्वेशन आ जाए, जिसको आप जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो x = a, मतलब कि x जो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए, और आपने उसका ग्राफ बनाना हो, तो हमेशा एक तो वर्टिकल लाइन बनेगी, और जो यहाँ पे कांस्टेंट मिला हुआ है ना उसको जो है वो पास कराओगे x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या मिला है x = 3, तो आपने 3 के ऊपर बस एक वर्टिकल लाइन जो है वो बनानी है जो कि 3 को पास कर रही हो। अब आप इस लाइन को नोटिस करो, ये आप क्या बोलते हो इसको, ये जो लाइन है इसको आप x एक्सिस बोलते हो, और इसको आप क्या बोलते हो y एक्सिस बोलते हो। आप इस लाइन को नोटिस करो जो कि x = 3 का ग्राफ है, ये आपको जो है वो क्या बता रहा है, या इसको देख के आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके लिए आप दो कंक्लूजन्स बना सकते हो। कैसे? कि ये जो x = 3 का ग्राफ है ना, ये आपका जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के साथ। अगर आप देखो ये y एक्सिस की वर्टिकल जो है वो लाइन है पूरी, ये जो है वो x = 3 के ग्राफ के साथ पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों के ऊपर जो है वो ट्रांसवर्सल बनाओगे, एंगल्स भी जो है वो सेम बन रही होंगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई ये जो x = 3 का ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 90 का एंगल भी आपका बन रहा है। तो आप दोनों जो है वो वैसे बात बता सकते हो। अब आपने ऑप्शन में देखना है कि आपके पास ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस का कोई जो है वो नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखा है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी होगा, जिसमें लिखा है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अगर लेट सपोज मैं आपको बोल दूं ना कि मुझे y = -1 का ग्राफ जो है वो बना के दिखाओ, तो आप कैसे बनाओगे? सिंपली अब आपको पता है इक्वेशन में सिर्फ y आ रहा है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि फिर जो है वो इस -1 को पास कर रही होगी y एक्सिस के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी यहाँ पे बनेगी, क्योंकि -1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाली, इसको आप क्या नाम दोगे? y = -1। अगर आपको जो है वो इन वर्डिंग में इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? अब आप देख सकते हो ये लाइन जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के साथ, या आप बोल सकते हो कि ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है y एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जो मुझे समझाना था, ये वाला जो आपको मिला हुआ था वो मैंने आपको समझा लिया। उसके बाद है 423, बहुत आसान है, जिसमें लिखा है सॉल्व 0.75 होल स्क्वायर। ये तो बहुत रिपीट होता है भाई, आप भले देख लो। अब आप यहाँ पे जो है ना वो इसको सोल्व नहीं करो, 0.75 का स्क्वायर फिर ये स्क्वायर, आप यहाँ पे फार्मूला लगाओ। कौन सा? आपको इन्हें आइडेंटिटी पड़ी होगी, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो इसको मैं एक दफ़ा इसमें लिख सकता हूँ, एक दफ़ा इसमें लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.75 + 0.25, 0.75 - 0.25। अब देखो सिंप्लीफिकेशन आसानी हो गई ना, कोई वहाँ पे कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है ना। तो 0.75 को 0.25 में ऐड करोगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 0.75 में से माइनस करो 0.25 तो 0.5। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो कोई असर नहीं पड़ता, तो रिजल्ट आपके पास 0.5 ही आएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है? नहीं है मौजूद? क्यों मौजूद है भाई? मौजूद है, हाँ लिखा है, ये लिखा है डी में, सही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 424, जिसमें लिखा है द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 2:3:4 एंड द सम ऑफ द नंबर्स इज 54, फाइंड द मिडिल नंबर ऑफ द 3 नंबर्स। बड़ा आसान है, बहुत ही बेसिक जो है वो वर्ड प्रॉब्लम होता है रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर। आपके पास 3 नंबर्स हैं जो कि इस रेशो में 2:3:4, और इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो क्या है? 54। तो इसको आप टोटल बोल सकते हो। आपने जो है ना वो मिडिल वाला निकालना है, तो ये आप कैसे यूज करते हो कि हर एक रेशो के साथ आप जो है ना वो x लगा दो, कोई भी अननोन लगा दो, तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x। अब आपने ये वाला जो है वो पार्ट निकालना है, मिडिल वाला, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसको जो है वो न्यूमरेटर में रखोगे और बाकी सबको डिनोमिनेटर में रखोगे। 2x + 3x + 4x, यानी कि टोटल जो भी रेशोज का सम होता है, मल्टीप्लाई करवा दोगे जो टोटल नंबर मिला हुआ है 54, यानी कि सम के साथ। अब आप इनको जो है वो देखो क्या बन रहा है, 3x अपान में 2, 3 और 4 कितने होंगे टोटल? 9, हाँ 9x मल्टीप्लाई बाय 54। ये x के साथ कैंसिल और टेबल लगाओ, 9 1 9 और 6 9 54 होता है, और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 3 18। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 18, यानी कि जो दूसरा नंबर है आपके पास वो 18 है, ये वाला। ठीक है, और यहीं से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर ये 18 आया है तो कैसे आया है? आपने 3 के साथ ऐसा क्या नंबर जो है वो मल्टीप्लाई किया है कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 18 आया है। वैसे तो बहुत सारे जो है वो रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो कि वो 6 होगा, अगर आप रेशियोज को भी माइंड में जो है वो रखो। और अगर आप ये वाला नंबर फिर निकालना चाहो तो आप x की वैल्यू जो है वो 6 निकाल चुके हो, तो ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा? 24। और अगर आप उनको ऐड करो 24 और 12 कितना होता है? 36 और 18 कितना होता है? 54। देखो आ गया। या अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो ना, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपने जो है वो सिर्फ x ही निकालना है, तो आप वो कैसे निकालते हो? आप इन सबको जो है वो सम में रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है तीनों नंबर्स का सम किसके बराबर है? 54 है ना। तो हो जाएगा 2x + 3x + 4x = 54। अब आप यहाँ पे इनको ऐड करो, 9x = 54, टेबल लगाओ, तो यहाँ पे आपके पास देखो वही आ रहा है 6। ठीक है,
डिफरेंट टेक्निक से आ सकता है, और आपने जिस तरह से पढ़ा है आप उसी को फॉलो करो। जो हम निकालना चाह रहे थे वो क्या था, मिडिल नंबर जो कि 18 आया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आप अगर ये वेरिएबल नहीं भी दे रहे तो वो वाला भी एक होता है ना कि आप बस बगैर वेरिएबल के शुरू हो जाओ। जिस रेशो का आपने जो है वो हिस्सा मालूम करना है उसको न्यूमरेटर में रखो, और डिनोमिनेटर में टोटल जो रेशो का सम बन रहा है 2 और 3 5, 5 और 4 9, और मल्टीप्लाई बाय टोटल जो भी आपको यहाँ पे सम मिला है, तो देखो वही एक्सप्रेशन बन गई। कंफ्यूज नहीं होना। अब ये बहुत दफ़ा हमने रिपीट किया है ना, तो कभी कभी समझ भी नहीं आता कि भाई इसको शुरू कहाँ से करें, बस करते चले जाते हैं। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारे मेथड्स बताने पड़ रहे हैं। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इसमें 425 जो कि है ट्राइकोटोमी इज अ प्रॉपर्टी। इसको कभी कभी ट्रिकोटोमी कोई पढ़ता है, कोई ट्राइकोटोमी कहता है, मैं तो ट्राइकोटोमी पढ़ता हूँ। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी किस में आती है, इक्वलिटी में, इनइक्वलिटी में, या दोनों में? तो ये सिर्फ इनइक्वलिटी में आती है। 425 बी ट्राइकोटोमी। ये होती क्या है, ये प्रॉपर्टी आपको कहती है कि भाई आपके पास अगर कोई भी दो नंबर्स है ना, ए और बी मान लेते हैं, इन दोनों के दरमियान एक ही कोई जो है वो पॉसिबल रिलेशन होगा, या तो वो जो है वो एक दूसरे से बोल सकते हैं बड़े होंगे, छोटे होंगे, या बराबर होंगे। लेट्स सपोज हम कोई भी दो नंबर्स पिक करते हैं 2 और 3, इनके दरमियान इन तीनों में से कोई एक ही जो है वो ऑपरेशन आ सकता है, कोई एक ही रिलेशन आ सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आज थोड़ा डाउन था तबीयत में, जिसकी वजह से मैंने जो है वो शायद उस तरीके से आज जो है वो एक्सप्लेन ना किया हो चीज़ों को जिस तरह से मैं वीडियोज़ में करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जैसे जैसे जो है वो मज़ीद मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे जो स्टूडेंट्स टेस्ट देते आ रहे हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा, ताकि आपको एक तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई जो ये सिलेबस वगैरह है इसको अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो हम ये टेस्ट जो है वो आसानी से पास कर सकते हैं। और तो और जो मज़ीद फिर आगे IBA में आने वाले बच्चे टेस्ट देना चाह रहे होंगे उनको भी एक हेल्प मिल रही होगी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।